क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए साइंस पढ़ना जरूरी है? एक यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जी। ये इसमें फ्री ट्रेड क्या है जब टैरिफ आप लगा रहे हो? ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन कल्चर पे? तो जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप की आपने बात करी, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में घूंघट प्रथा है, आप अपने परिवार की महिलाओं को घूंघट प्रथा त्यागने के लिए कैसे समझाएंगे? प्लीज बैठिए। आप अपना परिचय दीजिए, लेकिन परिचय जैसा आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, उससे थोड़ा अलग तरीके से देने की कोशिश कीजिए। मैम, मैं नागौर जिले के मेड़ता सिटी ब्लॉक का निवासी हूँ और साइंस के विश्लेषणात्मक क्षमता और राजनीति विज्ञान के एमए का उपयोग करके प्रशासन में अपने कर्तव्य और निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहता हूँ। इसलिए इस जिम्मेदारी के पद के लिए मैं आरएस के इंटरव्यू के लिए उपस्थित हूँ। क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए साइंस पढ़ना जरूरी है? मैडम, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई आर्ट्स के विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी और सभी के विद्यार्थी है। इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए साइंस ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि साइंस आवश्यक हो, लेकिन एक थ्योरी होती है और इसमें एनालिटिकल अप्रोच होती है और 11-12 से ही एक बच्चे का माइंडसेट होता है कि वो साइंस पढ़े तो उसके अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच और उसमें डेवलप हो। इसके लिए इसमें मानते हैं। बाकी कई बीए और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के कई विद्यार्थी हैं और उनमें भी एक अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। ओके। आपने 9 साल तक स्कूल में पढ़ाया है। जी मैम। एज ए टीचर आप में कौन से 2 गुण विकसित हुए इस जॉब के दौरान, और कौन से जो 2 चीजें, जो खराब चीजें भी आपके अंदर आ गई इस जॉब को करते हुए? मैडम, टीचिंग लाइन में खराब तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं जैसे लग रहा है, और फिर भी अगर है तो एक ऐसा हो सकता है कि कभी कभार जो बच्चे होते हैं तो उनको शांत नहीं रख पाना, क्योंकि बाल्यकाल होता है, थोड़ा उदंड स्वभाव होता है, तो उनसे कभी कभी एक थोड़ी सी चिढ़ हो जाती थी। और बाकी जो ज़्यादातर मैंने इससे जो सीखा है, एक तो बच्चों का सुनना, गुड लिसनिंग और टीम कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाए, उनके साथ कैसा विशेष ध्यान दिया जाए। तो इन चीज़ों से मैंने सीखा है कि इसका उपयोग प्रशासन में भी जो अपने वंचित वल्नरेबल वर्ग है उनके साथ कैसा बिहेव किया जा सकता है। इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है टीचिंग लाइन से। अच्छा, आप 9 साल तक रहे इसमें टीचिंग लाइन में, तो आपका कोई ऐसा अचीवमेंट, आपने कुछ लिखा तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा कोई अचीवमेंट जिससे आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ हो और अपनी नौकरी को लेके एक संतुष्टि हुई हो? मैडम, विशेष अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन जो स्कूल में स्काउट है, प्रेरक कहानियां हैं और वृक्षारोपण यूथ इको क्लब है, तो स्कूल की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती थी या क्विज प्रश्नोत्तरी है, उसमें मेरा योगदान काफी रहा है। और एज ए मैथ्स टीचर होते हुए मेरा रिजल्ट ठीक रहा है। आज तक किसी के भी ग्रेस या जैसी दिक्कत नहीं हुई है। बच्चे अच्छे परिणाम से पास हुए हैं। अच्छा, बच्चे मैथ्स के विषय में रुचि नहीं लेते हैं, तो आपने मैथ्स को रुचिकर बनाने के लिए कुछ नए प्रयोग किए होंगे, वो आप बता सकते हैं? जी मैडम, मैंने एक तो जैसे बच्चों को पढ़ाना होता है तो जैसे क्षेत्रफल और आयतन का फर्क बताना होता है, तो मैंने जैसे रूम का एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें अगर ऊंचाई ना हो या गहराई ना हो तो उसमें आयतन नहीं होता, वो क्षेत्रफल होता है। जैसे खुले मैदान का लेना। और अगर पाइथागोरस प्रमेय जैसे मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि जो त्रिभुज होता है, ये प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है उसको वास्तव में वर्ग बना के बताया, और जो आधार का वर्ग है वो बना के बताया, और फिर जो लंब है उसका वर्ग बना के बताया। फिर इन तीनों का बताया कि इन दोनों का वर्ग इसके इक्वल होता है। तो कैसे कई प्रैक्टिकल चीजें भी मैंने इसमें की है। चलिए, ठीक है। अब ये करंट न्यूज में हम देखें तो टैरिफ काफी चर्चा में है। जी सर। ये क्या हमारे लिए आपदा है कि अवसर है? ये आपदा में अवसर है? सर, ये आपदा में अवसर है। जो ट्रम्प टैरिफ ये लगाया गया है अमेरिका की ओर से, तो ये भारत के लिए एक अवसर है कि भारत अपने जो दूसरे कंट्री, लैटिन अमेरिकी देश हैं, ब्राजील है और अन्य जो देश हैं,
उनके साथ मतलब FTA करे, अपने अवसरों को बढ़ाए, और साथ ही साथ जो अपनी वो डाइवर्सिटी है ग्लोबल लीडर बनने की, तो उसमें उसका फैलाव करें। और अमेरिका के साथ जो ये टेरिफ वॉर है, तो उसमें भारत पर असर भी कम हो रहा है, क्योंकि बता रहे हैं कि इसमें GDP के 0.2% और एक ही तो सेक्टर ऐसा है उसमें फर्क भी नहीं पड़ा। फिर भी भारत को जैसे चाइना के साथ या और भी अदर कंट्रीज है, इनके साथ अपने रिश्ते सुधार कर ज्यादा से ज्यादा अपनी मतलब FTA करना चाहिए। इसमें जैसे सपोज करो हमने माना कि 0.02 जैसा कुछ फर्क पड़ता है, 0.2 जैसा फर्क पड़ता है GDP पे, तो फिर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा है, या जिनका एक्सपोर्ट जाता है उस पर इम्पैक्ट कम है? सर, जिनका भारत का जो मेन एक्सपोर्ट है अमेरिका, जो फार्मा सेक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, उसमें सर इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि भारत अभी वर्तमान में अमेरिका को अपने स्मार्टफोन है तो 44% चाइना से भी ज्यादा कर रहा है। और भारत की जो भी मतलब फार्मा सेक्टर है, जो दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ, वो अमेरिका को 40% से ज्यादा भारत ही कर रहा है। भारत के जो अदर सेक्टर हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, भारत के टेक्सटाइल हैं और भारत का लेदर है, उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यह एक आपदा अवसर इस प्रकार से है कि भारत ने जैसे ब्रिटेन के साथ भी समझौता किया है और भी अदर राष्ट्रों के साथ किया है, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर किया। भारत ने अपने कृषि, डेयरी और जो लघु ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिनकी रक्षा करना हमारा देश का मतलब हमारी सरकार का कर्तव्य है, भारत ने उनसे समझौता नहीं किया है। इसमें सेकेंडरी टैरिफ का वर्ड यूज में आ रहा है, ये क्या है? जैसे प्राइमरी टैरिफ तो ठीक है, वर्ड है ये नॉर्मल, एक सेकेंडरी टैरिफ का भी वर्ड यूज में आ रहा है। सर, 25% के अलावा जो रूस से तेल आयात कर रहे हैं, उस पर जो पेनल्टी के रूप में लिया जा रहा है, शायद वो टैरिफ, वो टैरिफ है, ठीक है। अभी जैसे सपोज करो रशियन ऑयल है, ये क्यों डिबेट में है? सर, रशियन ऑयल इसलिए डिबेट में है क्योंकि भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले जो मोस्टली इराक और सऊदी अरब से जो आयात करता था, उसके बजाय भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत को बहुत ही सस्ता तेल आयात होने लगा, तो भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विशेषतः रूस से मतलब आयात करना शुरू किया। और भारत की रूस से जितना आयात होता है उसमें 36% अभी भारत का योगदान है। चाइना के बाद भारत सेकंड पोजीशन पर, सबसे ज्यादा रूस से ही हो रहा है। फिर भी तेल तो हमारा सस्ता नहीं हुआ। सर, सरकार के हमारे यहाँ कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं और कुछ सरकार को भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने बनाए रखने के लिए पड़ता है। हमारा सस्ता भले ही नहीं हुआ, लेकिन मुद्रास्फीति के मतलब ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा तेल पिछले 1.5-2 सालों से स्थिर है और जो आम उपभोक्ता है उसको मतलब एक बेसिक प्राइस में मिल रहा है। एक यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जी। ये इसमें फ्री ट्रेड क्या है जब टैरिफ आप लगा रहे हो? तो सर, इसमें लगभग भारत के 99% जो उत्पाद हैं वो मतलब आयात शुल्क से मुक्त हैं। भारत के 99% उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं है। और हमने जो टैरिफ किया है उसमें ब्रिटेन के भी लगभग उत्पाद मतलब आयात शुल्क मुक्त हैं। लेकिन इसमें भारत ने अपने हितों को ध्यान में इतना अच्छा रखा है कि उसने कृषि, डेयरी सेक्टर और जैसे पनीर, दूध के जो है ये आइटम, इनमें भारत ने मतलब इसको शामिल नहीं किया है। और भारत ने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया है वो भी जो लग्जरी गाड़ियां होती है, जिसमें भारत में 90% जनसंख्या यूज नहीं करती है, जैसे 50 लाख से महंगी गाड़ियां होती है, उसी में भारत ने ब्रिटेन को मतलब सहमति दी है। और ब्रिटेन की जो विस्की वगैरह है उस पर भी भारत का टैरिफ 150 से घटकर 75 ही हुआ है और वो भी धीरे धीरे कम होकर 40% होगा उस। चलिए, आपने लिखा आप एक गुड लिसनर है। गुड लिसनर की क्या क्वालिटीज होती है, मतलब किसी इंसान में ऐसी क्या क्वालिटीज हो जिससे हम मान सके कि वो एक गुड लिसनर है? सर, गुड लिसनर है जो मतलब किसी भी चीज़ों को धैर्य से सुने और उसमें अगले की एम्पैथी, मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो उसमें सुनने की अच्छी क्षमता हो, वो समझे, उसके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस हो, और वो अगले का जो एटीट्यूड है उसको ग्रहण करें और उसके बारे में मतलब सोच समझकर उसको तथ्य और तार्किकता के आधार पर रिप्लाई दें। ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे 1991 के? सर, ये भारत में पहले जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, तो भारत में मुख्यतः जो भी ये उद्योग और धंधे और बाकी जो भारत की इकोनॉमी थी वो एक क्लोज इकोनॉमी टाइप थी, जिसमें भारत में सरकार का रोल विशेष ज्यादा था। लेकिन 1991 के बाद भारत ने जब आर्थिक संकट आया तो IMF की शर्तों के अनुरूप भारत ने अपने वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाया, जिसमें श्रम, पूंजी और टेक्नोलॉजी का प्रभाव को मुक्त बनाया गया
जिसके कारण आज भारत 11वें से धीरे धीरे 11 से आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। ठीक है, आपने कहा आईएमएफ के कहने पर, तो आपको नहीं लगता ये हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट था? ये समय की मांग थी सर, सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं था, क्योंकि भारत के लिए एक आवश्यक था कि वो अब अपनी इकोनॉमी में चेंज करे, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद वह विश्व जो है तो एक पोलर हो चुका था, एक ध्रुवीय होने अमेरिका का वर्चस्व था। तो भारत ने अपनी विदेश नीति को आदर्शवाद से एक यथार्थवाद के रूप में बनाया और भारत ने राजनीति के साथ साथ आर्थिक महत्व को समझा। ठीक है, आपने बताया एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? सर वैश्वीकरण है, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य हम जो श्रम का प्रवाह करते हैं, मतलब एक दूसरे का मतलब, और पूंजी का प्रवाह करते हैं, इक्विटी, और टेक्नोलॉजी का मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो देशों के मध्य व्यापार होता है उसमें मतलब मुक्त प्रवाह होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन कल्चर पे? सर इंडियन कल्चर पे इसके नेगेटिव भी हुए और विशेषतः पॉजिटिव ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला कल्चर पे। हाँ, और सर कल्चर पे ऐसा है कि मतलब जो महिला सशक्तिकरण है, लेडीज के जो हमारा जो रोल था इकोनॉमी में वो बहुत कम था, और धीरे धीरे ये 23% बढ़ा, और पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार ये 40% हो गया। तो एक महिला सशक्तिकरण भी हुआ, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुए क्या, मतलब इसमें हमने पारंपरिक रिवाजों को त्याग दिया, हमने संयुक्त परिवार प्रथा है, मदर फादर के साथ बड़े बुजुर्गों के अनुभव हैं, और एक ड्रग एडिक्ट और मद्य पदार्थों का सेवन, इसके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर जॉइंट फैमिली का कल्चर इंडिया में रहता तो कभी भी जो पैट्रियार्की है हम उसे कमजोर नहीं कर पाते। आपका क्या मानना है इस पे? ऐसा नहीं है सर, क्योंकि भारत में एंशिएंट इंडिया में भी भारत में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता था। एंशिएंट इंडिया में हमेशा पैट्रियार्की थी। पेट्रियार्की भले ही हो, लेकिन महिलाओं को पढ़ने में और सार्वजनिक जीवन में, जैसे गार्गी, मैत्रेय, इनके बारे में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की थी, और कई कल्चर कई ऐसे हैं, कई डायनेस्टी तो ऐसी थी, जैसे सातवाहन डायनेस्टी थी, तो उसमें अपने राजाओं के नाम के आगे भी मदर का नाम लगाते थे। तो पेट्रियार्कल धीरे धीरे मतलब ये एक मानसिक सोच है, बाकी इंडिया ने हमेशा महिलाओं को भी उतना महत्व दिया है। अच्छा, आपने एंशिएंट इंडिया की बात की, जो वैदिक एज थी उसमें गंधर्व विवाह का कंसेप्ट होता था। आपको पता है इसके बारे में, क्या होता था गंधर्व विवाह? पढ़ा लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर। देखते हैं जो सहकारिता है वो राजस्थान में इतनी सफल नहीं देखी गई, जबकि जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरल हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे सहकारिता का बेहतर देखेंगे रिजल्ट्स आए। इसके क्या कारण है कि राजस्थान में पीछे रह गया सहकारिता? सर राजस्थान में सहकारिता के पीछे रहने के मूलभूत कारण अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ हमारे उत्पादकता कम है कृषि में, तो हमारे जो लोन है वो कई बार से कोऑपरेटिव्स के वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, जबकि जो गुजरात है, महाराष्ट्र या साउथ की कंट्रीज हैं तो उनके उत्पादकता अच्छी है, उनके लोन डिफॉल्ट नहीं होते, वह जमीनी स्तर पर जागरूकता है। और एक अगर देखा जाए तो भारत में, राजस्थान में सहकारिता में कुछ पॉलिटिकल हस्तक्षेप ज्यादा है, जबकि उनमें इतना कम है। हमने सहकारिता को उद्यमी और पेशेवर तरीके से शायद उतना नहीं अपनाया जितना गुजरात ने, महाराष्ट्र ने इसमें स्किल कौशल पर ध्यान दिया है। तो इसलिए कुछ विशेष रीजन है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात का मॉडल हमारे से काफी बेहतर माना जाता है। तो जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप की आपने बात करी, ये गलत है, नहीं होना चाहिए? सर आवश्यक अगर कोई हो, जैसे कोई सहकारी सोसाइटी जैसे गबन में हो या वित्तीय अनियमितता कर रही हो, उसकी प्रबंध कार्यकारिणी काम नहीं करे, आपसे गुटबाजी हो, तो एक हद तक होना चाहिए। लेकिन सोसाइटी की जब स्वायत्त हो, उसकी ऑडिट सही हो, उसके रिकॉर्ड सही हो, उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करे जो कोऑपरेटिव्स को क्या करना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा पॉलिटिकल हस्तक्षेप ना हो? कोऑपरेटिव में जो संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन होता है, उनका पंजीयन एक गुणात्मक आधार पर हो,
उसमें उनमें जो नियुक्त होते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो, और उसमें जो भी हो उसका रिकॉर्ड अच्छे हो, समय समय पर ऑडिटिंग की जाए, निगरानी की जाए, और चुनाव की नया व्यवस्था। कोऑपरेटिव कोड आ रहा है, इसमें कुछ इसके प्रोविजंस बताइए। सर, न्यू कोऑपरेटिव कोड आ रहा है, इसमें हमारे माननीय सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी ने बताया कि इसमें एक तो समय पर चुनाव होंगे, निष्पक्ष कार्य प्रणाली होगी, और इसमें पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन चल रहा है तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम किया जाएगा। और अब जो इसमें गबन या अनियमितताएं होती है तो पहले विभाग स्तर पर जांच होती थी, अब इसमें एफआईआर जैसे प्रावधान भी होंगे। आपके परिवार में घूंघट प्रथा है, आप अपने परिवार की महिलाओं को घूंघट प्रथा त्यागने के लिए कैसे समझाएंगे? इसके लिए पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, उनको समझाना होगा कि ये राजस्थान में कुप्रथा की तरह है, और घूंघट रखने से मतलब ये आवश्यक नहीं है कि आपका सम्मान हो या हो। और महिलाएं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रही है, और जो ग्राम राजनीति में तो मतलब सरपंच बन रही है और लीड कर रही है, जैसे हमारे नीरू यादव जी हैं और रूमा देवी जी हैं, तो इनके एग्जाम्पल सेट करने होंगे, उन्हें इनके बारे में समझाना होगा। और चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, आप जा सकते हैं।